अगर मैं आपसे पूछूं भारत और दुनिया में पहली बार क्या-क्या हुआ है 2025-26 में, तो क्या आप 5 सवालों का भी सही जवाब दे पाएंगे? मुझे लगता है ज्यादातर लोगों के लिए 5 सटीक जवाब देना थोड़ा मुश्किल ही होगा। हाँ ना। एक सेकंड के लिए सोचिए, एमपीपीएससी हो, यूपीएससी हो या एसएससी, हर एग्जाम में ये टॉपिक गेम चेंजर होता है। बिल्कुल सीधे मेरिट लिस्ट तय करता है ये। आज मैं आपको सिर्फ फैक्ट्स नहीं, बल्कि ऐसी ट्रिक्स दूंगी जो आपको एक बार में सब याद करा देंगी। वेलकम टू योर स्मार्ट प्रिपरेशन जोन, जहां करंट अफेयर्स सिर्फ पढ़े नहीं जाते, बल्कि दिमाग में परमानेंटली सेट हो जाते हैं। सही कहा, और आज का टॉपिक भी बहुत ही खास है। भारत एवं विश्व में प्रथम 2025 और 2026 के संदर्भ में। लेकिन ट्विस्ट ये है, हम इसे बोरिंग तरीके से बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, बल्कि एग्जाम ओरिएंटेड स्मार्ट ट्रिक्स और विजुअल मेमोरी टेक्निक के साथ करेंगे। इस वीडियो के एंड तक आपको 25 से ज्यादा इंपॉर्टेंट फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड याद हो जाएंगे। और साथ में मिलेगी शॉर्ट ट्रिक्स और एक रैपिड रिवीजन मेथड जो एग्जाम से पहले ना एकदम गोल्ड साबित होगा। और ध्यान रहे, इनमें से 2-3 सवाल सीधे पेपर में आने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले कमेंट में लिखो टारगेट 2026। और अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दो, क्योंकि ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन लेवल बदल देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली CISF यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला गीता समोता बनी। अच्छा, गीता समोता। हाँ, लेकिन इससे भी एक कदम आगे, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला छोनजिंग अंगमो बनी है। हाँ। अब जरा सोचिए, एक ऐसा पर्वत जहां कदम कदम पर गहरी खाइयां हैं, वहां कोई बिना देखे कैसे चढ़ सकता है? सच में यही तो मैं भी सोच रही थी। मतलब एक दृष्टिबाधित इंसान के लिए तो सामान्य सड़क पर चलना भी टफ होता है, एवरेस्ट पर ही कैसे पॉसिबल हुआ? क्या कोई खास टेक्नोलॉजी यूज हुई थी? बिल्कुल, ये सिर्फ हिम्मत नहीं बल्कि माउंटेनियरिंग के विज्ञान में आए बदलाव का नतीजा है। छोंगजिंग आंगमो के लिए ना एक स्पेशल टैक्टाइल रूटिंग यानी स्पर्श आधारित प्रणाली का उपयोग किया गया था। टैक्टाइल रूटिंग? जी मतलब छूकर रास्ता पता लगाना। जी हाँ, उनके शेरपा गाइड ने लगातार और बहुत सटीक ऑडियो निर्देश दिए और विशेष प्रकार की फिक्स्ड रस्सियों का इस्तेमाल किया गया जिससे उन्हें दिशा का ज्ञान हो सके। जब कोई दृष्टिबाधित महिला एवरेस्ट जैसे दुर्गम पर्वत पर चढ़ती है तो ये पूरे पर्वतारोहण उद्योग को अपनी सुरक्षा रणनीतियों को फिर से डिजाइन करने पर मजबूर कर देता है। अरे वाह, ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। इसे याद रखने के लिए उम्मीदवारों के लिए मेरे पास एक बहुत ही शानदार विजुअल ट्रिक है। बताइए। शब्दों को ध्यान से सुनिए। ट्रिक है, CISF की गीता ने बिना देखे छलांग लगाई। बहुत कैची है। हाँ, अब इसे तोड़कर समझते हैं। CISF की गीता से आपको याद रखना है गीता समोता, जो CISF की पहली महिला है, और बिना देखे से हमें याद आएगा दृष्टिबाधित यानी छोनजिंग अंगमो। ये ट्रिक अगर आपने पकड़ ली तो ये सवाल कभी गलत नहीं होगा। बहुत ही सटीक ट्रिक है, और यही बदलाव का जज्बा हमें डिफेंस यानी रक्षा क्षेत्र में भी देखने को मिल रहा है। मोहना सिंह का नाम सुना है आपने? हाँ, वो फाइटर पायलट है ना? बिल्कुल। मोहना सिंह तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी है। तेजस हमारा स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है और इसे उड़ाना अपने आप में बेहद जटिल तकनीकी काम है। सही बात है। इसके अलावा सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक आरती सरीन बनी है, और सबसे महत्वपूर्ण, भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला ADC मतलब एडी कैंप यशस्विनी सोलंकी बनी है। रुकिए, ये ADC पद को लेकर ना अक्सर स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन रहता है। क्या ये सिर्फ एक पर्सनल असिस्टेंट या सेक्रेटरी जैसा पद होता है? अरे नहीं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। ADC सिर्फ एक सहायक नहीं होता, वो राष्ट्रपति की सुरक्षा, उनके प्रोटोकॉल और सैन्य संचार का सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है। अच्छा। हाँ, ये पद हमेशा से पुरुषों के वर्चस्व वाला माना जाता था, क्योंकि इसमें 24 घंटे की कड़ी मानसिक और शारीरिक सतर्कता चाहिए होती है। यशस्विनी सोलंकी का इस पद पर आना ना सेना के भीतर महिलाओं के लिए सबसे बड़े द बॉयज क्लब के दरवाजे खोलने जैसा है। क्या बात है, अब इस पद की अहमियत समझ में आई। इतने सारे भारी भरकम नाम एक साथ याद रखने के लिए मेरी दूसरी ट्रिक सुनिए। ट्रिक है, तेज मोह में आरती ने मेडिकल किया और यश पाया। अरे ये तो पूरी कहानी बन गई। हाँ, इसे डिकोड करते हैं। तेज मोह का मतलब है तेजस उड़ाने वाली मोहना सिंह। मेडिकल आरती का मतलब है चिकित्सा सेवा की महानिदेशक आरती सरीन, और यश पाया से याद रखना है यशस्विनी सोलंकी, जो राष्ट्रपति की पहली महिला ADC बनी है। बहुत खूब। अब अगर हम इस पूरी कहानी को थोड़े बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो एक बात साफ होती है, जब व्यक्ति अपनी सीमाएं तोड़ते हैं
तो सिस्टम पर भी ना अपनी पुरानी सीमाओं को तोड़ने का प्रेशर बनता है। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को भी बदलना पड़ता है। बिल्कुल। कैसे हमारा सरकारी ढांचा और प्रशासन खुद को अपग्रेड कर रहा है, ये देखना बहुत जरूरी है। यहाँ कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि देखो, कागज पर कोई नया कानून बना देना या विधानसभा में बिल पास कर देना बहुत आसान है। हाँ, सही कहा। लेकिन क्या जमीनी स्तर पर पुलिस प्रशासन, कोर्ट कचहरी और पूरे सरकारी तंत्र को डिजिटल रूप में ढालना इतना आसान है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब हमें राज्यों के इस नए प्रथम स्कोर कार्ड से मिलता है। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और चंडीगढ़ जैसे राज्य ना एक नया प्रशासनिक मॉडल पेश कर रहे हैं। वो कैसे? कोई उदाहरण? जैसे समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है और उसके ठीक बाद दूसरा राज्य गुजरात। हाँ, ये तो न्यूज़ में भी बहुत था। और वहीं ब्रिटिश काल के पुराने कानूनों को हटाकर जो 3 नए क्रिमिनल कानून लाए गए हैं, उन्हें पूरी तरह लागू करने वाला पहला प्रदेश चंडीगढ़ बना है। 1 मिनट, यहाँ एक सवाल उठता है। कानून तो पूरे देश के लिए संसद में पास हुए थे ना, फिर चंडीगढ़ प्रथम कैसे बन गया? बाकी राज्यों ने इसे एक साथ लागू क्यों नहीं किया? यही तो बात है, क्योंकि लागू करने का मतलब सिर्फ गैजेट या राजपत्र में छापना नहीं होता। चंडीगढ़ ने इसे जमीन पर उतारने के लिए पूरे पुलिस महकमे को टैबलेट्स दिए हैं। अच्छा, ई प्रमाण जैसे एप्लीकेशंस विकसित किए जहां डिजिटल साक्ष्य तुरंत अपलोड हो सकें और थानों को सीधा फॉरेंसिक सर्वर से जोड़ा। ये एक बहुत बड़ा ढांचागत बदलाव था जो उन्होंने सबसे पहले पूरा किया। यानी बात सिर्फ कानून की नहीं, तकनीक के सही इस्तेमाल की थी। तो इस पूरे बदलाव को याद रखने की ट्रिक नंबर 3 है, यूसीसी उत्तर से शुरू होकर गुजरात से गुजरा और चंडी ने क्रिमिनल लॉ पकड़ा। बहुत बढ़िया। मतलब यूसीसी सबसे पहले उत्तर से उत्तराखंड, फिर गुजरात में गया, और चंडी यानी चंडीगढ़ ने सबसे पहले तीनों क्रिमिनल लॉ को जमीनी स्तर पर लागू किया। एकदम स्पष्ट। और प्रशासन को स्मार्ट बनाने की दिशा में ना मध्य प्रदेश ने भी एक बड़ा तकनीकी बदलाव किया है। मध्य प्रदेश ने क्या किया? किसी को कोर्ट का समन या वारंट भेजना हो तो वो कागज पर नहीं बल्कि डिजिटल रूप में जारी करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है। इसके अलावा राज्य ने एक त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव भी अपनाया है। ये डिजिटल वारंट का मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी है। पहले लोग अक्सर कह देते थे कि अरे, हमें तो पुलिस का कागज मिला ही नहीं। बिल्कुल, ये बहुत आम बहाना था। लेकिन डिजिटल वारंट में ना ब्लॉकचेन या सुरक्षित पोर्टल का इस्तेमाल होता है। जैसे ही इंसान के फोन या ईमेल पर वारंट पहुंचता है, सिस्टम में रीड रिसिप्ट दर्ज हो जाती है। अब कोई कानून से छुप नहीं सकता। सही कहा। और डिजिटल क्रांति का एक और बड़ा उदाहरण बिहार में दिखा है। ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बन गया है और इसमें विभा देवी का नाम दर्ज हुआ है। ई वोटिंग मतलब घर बैठे वोट? हाँ, ई वोटिंग भविष्य के चुनावों की नींव है, जहां मतदान केंद्र जाने की बजाय बायोमेट्रिक सुरक्षा के साथ वोट डाला जा सकेगा। तो इस स्मार्ट प्रशासन को याद करने की हमारी चौथी ट्रिक है, मध्य में त्वरित वारंट मिला तो विभा ने बिहार जाकर ई वोट दिया। बहुत आसान है इसे याद रखना। बिल्कुल। मध्य से मध्य प्रदेश, जहां त्वरित और डिजिटल वारंट शुरू हुआ, और विभा और बिहार से याद रखना है ई वोटिंग। और याद रहे, ये ट्रिक अगर आपने पकड़ ली तो ये सवाल कभी गलत नहीं होगा। एकदम सही। अब थोड़ा एस्पेक्ट बदलते हैं। एक स्मार्ट प्रशासन तभी सक्सेसफुल माना जाता है जब वो सिर्फ तकनीक पर निर्भर ना हो, बल्कि समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चले और अपनी सांस्कृतिक जड़ों से भी जुड़ा रहे, है ना? जी बिल्कुल। इसे एक उपमा से समझते हैं। किसी भी देश का विकास ना उस विशाल पेड़ की तरह होता है जिसकी शाखाएं भले ही आसमान छू रही हों, लेकिन उसकी जड़ें जमीन में गहरी होनी चाहिए। तकनीक वो शाखाएं हैं, लेकिन जड़ें हमारी संस्कृति, हमारा समाज और हमारी धरोहर हैं। बहुत ही सार्थक उपमा दिया आपने। अगर हम अलग-अलग राज्यों की नीतियों का एनालिसिस करें तो जो साफ दिखता है कि वे अपनी जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफिक्स के अनुसार नीतियां बना रहे हैं। डेमोग्राफिक्स के हिसाब से? जैसे केरल को ही ले लीजिए। वहां बुजुर्गों की आबादी का अनुपात तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए वहां की विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला केरल देश का पहला राज्य बन गया है। अच्छा, ये तो बहुत प्रोग्रेसिव स्टेप है। हाँ, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश महिलाओं के स्वास्थ्य पर ध्यान दे रहा है, जिसके तहत जनमन नैपकिन फंड बनाया गया है। ये सैनिटरी नैपकिन हेतु नकद राशि देने वाला पहला राज्य है। ये नीतियां सीधे तौर पर सामाजिक स्वास्थ्य तो सुधारती हैं। इसी बीच ना बिहार ने जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाले पहले राज्य का दर्जा पाया,
ताकि योजनाओं का लाभ सटीक वर्ग तक पहुंचे। बिल्कुल। और साक्षरता की बात करें तो भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य मिजोरम बन गया है। इसे याद करने के लिए ट्रिक नंबर 5 है बिहार की जाति, केरल के बुजुर्ग, एमपी का स्वास्थ्य और मिजोरम की साक्षरता। हाँ, ये एक सीधी और स्पष्ट लाइन है जो 4 अलग-अलग राज्यों की प्रायोरिटीज को दिमाग में सेट कर देती है। और अपनी जड़ों की ओर लौटने की बात करें तो सांस्कृतिक धरोहर के क्षेत्र में भी कुछ अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में विश्व की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प प्रोजेक्ट है। लेकिन एक मिनट, आज के दौर में जब हर किसी के स्मार्टफोन में सैटेलाइट से सिंक की हुई घड़ी मौजूद है, तो इस वैदिक घड़ी का प्रैक्टिकल यूज क्या है? क्या ये सिर्फ टूरिज्म को बढ़ावा देने का एक साधन है? नहीं, ये सिर्फ टूरिज्म नहीं है, बल्कि समय को देखने के नजरिए का बदलाव है। देखिए, हमारी आम घड़ियां ग्रीनविच मीन टाइम यानी जीएमटी पर चलती हैं। जो एक औपनिवेशिक मानक है। हाँ, अंग्रेजों के समय का। सही कहा। लेकिन वैदिक घड़ी सूर्योदय, सूर्यास्त और ग्रहों की सटीक स्थिति पर आधारित है। ये हमें सिखाती है कि समय सिर्फ घंटे और मिनट का गणित नहीं है, बल्कि प्रकृति और ब्रह्मांड के चक्र से जुड़ा हुआ एक विज्ञान है। वाह, ये दृष्टिकोण वाकई में विचारों को स्पष्ट करता है। इसी तरह उत्तराखंड में भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन हुआ है, जो साहित्यकारों के लिए एक शांत और रचनात्मक जगह है। और उत्तराखंड ने भारत का पहला नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान भी शुरू किया है। खगोल पर्यटन मतलब एस्ट्रो टूरिज्म। हाँ, डार्क स्काई रिजर्व जैसी जगहों पर जाकर तारों को देखना आज एक नया चलन बन गया है। और वहीं दक्षिण में गांव-गांव जाकर प्राचीन मूर्तियों का पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना है। ये दिखाता है कि कैसे राज्य अपनी सांस्कृतिक पूंजी को संजो रहे हैं। इस संगम को दिमाग में छापने के लिए ट्रिक नंबर 6 सुनिए। उज्जैन की वैदिक घड़ी, लेखक ने उत्तराखंड में नक्षत्र गिने और कर्नाटक में पूरा विशेष खोजे। बहुत ही इमेजिनेटिव है ये। एक बार फिर रिपीट करती हूँ। उज्जैन में वैदिक घड़ी, उत्तराखंड में लेखक गांव और नक्षत्र सभा, और कर्नाटक में पूरा विशेष सर्वेक्षण। ये बहुत ही प्रभावशाली तरीका है याद करने का। तो अब तक हमने व्यक्तियों के जज्बे, प्रशासन के अपग्रेड और सांस्कृतिक जड़ों की बात की। अब हम आ पहुंचे हैं भविष्य की तकनीक और मेगा प्रोजेक्ट्स पर, जो कि बहुत एक्साइटिंग हिस्सा है। बिल्कुल। ये हिस्सा तय करता है कि आने वाले दशकों में भारत दुनिया में कहाँ खड़ा होगा। तो इन सबका आखिर मतलब क्या है? जब क्वांटम कंप्यूटर, 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन या ग्रीन डेटा सेंटर का नाम आता है, तो ये सब किसी साइंस फिक्शन हॉलीवुड फिल्म जैसा लगता है। लेकिन ये आज की सच्चाई कैसे है? अगर हम इन फैक्ट्स को विकास की दिशा के परिप्रेक्ष्य में जोड़ें, तो एक स्पष्ट रणनीति दिखती है। महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों ने जानबूझकर खुद को बुनियादी ढांचा, सेमीकंडक्टर और डिजिटल नवाचार में सबसे आगे रखा है। क्या क्या हुआ है यहाँ? देश का पहला ग्रीन डेटा सेंटर गाजियाबाद में बना है, देश का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव अमरावती में, और पहला डिजिटल म्यूजियम महाराष्ट्र में खुला है। मैं ना इस ग्रीन डेटा सेंटर का कॉन्सेप्ट थोड़ा और स्पष्ट करना चाहूंगी। आप बताइए। डेटा सेंटर दरअसल ऐसे डिजिटल कारखाने होते हैं जहां हजारों कंप्यूटर और सर्वर 24 घंटे चलते हैं। वे इतनी गर्मी पैदा करते हैं कि उन्हें ठंडा रखने के लिए विशालकाय एसी चलाने पड़ते हैं, जिनमें कोयले से बनी भारी मात्रा में बिजली इस्तेमाल होती है। बिल्कुल, जो पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदेह है। एग्जैक्टली। लेकिन गाजियाबाद का ग्रीन डेटा सेंटर सौर ऊर्जा और प्राकृतिक कूलिंग तकनीकों का इस्तेमाल कर रहा है, जो एक बहुत बड़ी पर्यावरण हितैषी छलांग है। सही कहा। और अगर क्वांटम कंप्यूटिंग को समझना हो, तो साधारण कंप्यूटर जानकारी को 0 या 1 में प्रोसेस करता है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स का उपयोग करता है। क्यूबिट्स, ये क्या होता है? ये एक ही समय में 0 और 1 दोनों हो सकते हैं। ये इसे आम कंप्यूटर से करोड़ों गुना तेज बना देता है। इसके साथ ही पर्यावरण के मोर्चे पर नई दिल्ली हवाई अड्डा शुद्ध शून्य यानी नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है। नेट जीरो का मतलब ये है कि हवाई अड्डा जितना कार्बन पैदा कर रहा है, उतना ही सौर ऊर्जा या कार्बन ऑफसेट के जरिए सोख भी रहा है, मतलब पर्यावरण पर असर 0। बिल्कुल। और नागपुर में भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क बनाया गया है, और गुजरात का मसाली गांव सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बन गया है। चलिए, इन दोनों तकनीकी और पर्यावरणीय फैक्ट्स को याद करने की ट्रिक्स साझा करते हैं। तकनीक के लिए ट्रिक 7 है गजब का हरा डेटा, अमर क्वांटम और महान म्यूजियम। इसे डिकोड करें तो गजब से
गाजियाबाद का हरा यानी ग्रीन डेटा सेंटर, अमर से अमरावती का क्वांटम गांव और महान से महाराष्ट्र का डिजिटल म्यूजियम। परफेक्ट। और पर्यावरण के लिए ट्रिक है दिल्ली में शून्य कार्बन, नाग को ऑक्सीजन और गुजरात में सोलर मसाला। अरे सोलर मसाला, ये तो मजेदार है। हाँ, दिल्ली में शून्य कार्बन, नाग से नागपुर का ऑक्सीजन पार्क और गुजरात के मसाला से मसाली गांव का सोलर प्रोजेक्ट। और दोस्तों, ये ट्रिक अगर आपने पकड़ ली तो ये सवाल कभी गलत नहीं होगा। बेहतरीन। अब दुनिया भर के कुछ ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं जो इंजीनियरिंग का चमत्कार हैं। विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग चीन में बनी है, जिसका नाम है तियानशान शेंगली सुरंग। तियानशान शेंगली। हाँ, और दूसरी तरफ दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टेशन जापान के हात्सुशिमा में बना है। रुकिए, 3D प्रिंटेड स्टेशन? क्या एक विशाल प्रिंटर ने सचमुच पूरा स्टेशन छाप दिया? बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। लेकिन क्यों? देखिए, जापान में काम करने वाले मजदूरों और कारीगरों की भारी कमी है, क्योंकि वहां की आबादी बहुत तेजी से बूढ़ी हो रही है। अच्छा, तो मैन पावर की कमी है। जी, इसलिए उन्होंने रोबोटिक आर्म्स का इस्तेमाल किया, जो एक विशेष प्रकार के कंक्रीट की परत दर परत बिछाते हैं। इसमें ईंट या सीमेंट मैनुअली जोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कुछ ही दिनों में पूरा ढांचा तैयार हो जाता है। अरे वाह, ये तो मजबूरी से निकला एक शानदार आविष्कार है। भारत की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भारत का पहला फ्लोटिंग घाट यानी तैरता हुआ घाट बनाया गया है। फ्लोटिंग घाट के क्या फायदे हैं? अब नदी में बाढ़ आए या पानी कम हो जाए, ये घाट पॉन्टून तकनीक की मदद से पानी के स्तर के साथ ऊपर नीचे होता रहेगा। ये तो बहुत प्रैक्टिकल है। और वहीं बिहार के बेटा में पहला ड्राई पोर्ट बना है। अच्छा, ये ड्राई पोर्ट क्या होता है? बिहार में तो समंदर है ही नहीं। ड्राई पोर्ट वे बंदरगाह होते हैं जो समुद्र तट से सैकड़ों किलोमीटर दूर जमीन पर होते हैं, लेकिन वहां कस्टम क्लियरेंस और माल ढुलाई की सारी इंटरनेशनल सुविधाएं होती हैं। इससे एक्सपोर्टर्स के ट्रकों को सीधा समुद्र तक नहीं जाना पड़ता, उनका काम वहीं हो जाता है। समझ गया। तो इन मेगा प्रोजेक्ट्स को याद करने के लिए ये रही हमारी 9th ट्रिक। ट्रिक 9, चीन की लंबी सुरंग से निकलकर जापान में 3D स्टेशन देखा, अयोध्या में घाट पर नहाए और बीहाटा पोर्ट पर रुके। ये पूरी यात्रा आपके दिमाग में छप जानी चाहिए। बहुत ही फ्लो में ये ट्रिक। इसके अलावा ना कुछ विविध फैक्ट्स भी बहुत महत्वपूर्ण हैं जो अक्सर एग्जाम्स में सीधे पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS पर पहुंचने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला बने हैं। स्पेस सेक्टर में ये बड़ा अचीवमेंट है। बिल्कुल। और माउंट शीशा पांगमा पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय अर्जुन वाजपेयी बने हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन हुआ है। गिद्धों को बचाना पर्यावरण के संतुलन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वे मृत जानवरों को खाकर सफाई करते हैं। एकदम सही। और एक बहुत ही अनोखा प्रयोग हुआ है जहां बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने चलती ट्रेन के अंदर भारत का पहला ATM लगाया है। चलती ट्रेन में पैसे निकालना सच में कनेक्टिविटी की चरम सीमा है ये। चलिए, हमारी 10वीं ट्रिक के साथ शुभ अंतरिक्ष में, अर्जुन पहाड़ पर, गिद्ध गोरखपुर में और ट्रेन में महाराष्ट्र का ATM। इसे भी डिकोड कर दीजिए। शुभ से शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में, अर्जुन वाजपेयी पहाड़ पर, गोरखपुर में गिद्ध और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ट्रेन में ATM। परफेक्ट। हमारे स्रोत में ग्लोबल AI मास्टर मैट्रिक्स का जिक्र है, और यहाँ जो पहला तथ्य है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट ने दुनिया का पहला AI जनरेटेड जीनोम बनाया है। और वो भी एक वायरस का। और इसे याद रखने के लिए जो कॉग्निटिव ट्रिक दी गई है वो बहुत ही विजुअल है। ट्रिक है स्टैनफोर्ड का जीनोम स्टैंड करता है। स्टैंड करता है, राइट। मतलब हम कल्पना कर सकते हैं कि DNA का घुमावदार ढांचा अपने पैरों पर स्टैंड कर रहा है। स्टैनफोर्ड से स्टैंड और जीनोम। लेकिन जरा रुकिए, जी, AI द्वारा एक वायरस का जीनोम बनाना, ये तो थोड़ा डरावना लग रहा है। मतलब वैज्ञानिक ऐसा कर ही क्यों रहे हैं? देखिए, ये डर बहुत स्वाभाविक है, पर इसे समझने के लिए हमें देखना होगा कि जीनोम आखिर होता क्या है। असल में ये किसी भी जीव का एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल या रेसिपी होता है। एक रेसिपी की तरह। ओह, मतलब उसने सिर्फ केक बनाना नहीं सीखा, बल्कि एक बिल्कुल नए तरह का आटा ही इन्वेंट कर दिया। बिल्कुल परफेक्ट तुलना है। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि भविष्य की महामारियों से हम एक कदम आगे रह सकें। अगर हम समझ जाएं कि वायरस कैसे म्यूटेट हो सकते हैं, तो बीमारी के पैदा होने से पहले ही वैक्सीन तैयार की जा सकती है। सच में ये दिमाग को झकझोर देने वाला कॉन्सेप्ट है। मतलब खतरे को सिमुलेट करना ताकि बचाव खोजा जा सके। हाँ,
यही इसका मुख्य उद्देश्य है। खैर, लैब से निकलकर अगर हम प्रशासन की दुनिया में आए तो वही अल्बेनिया वाली बात आती है। अल्बेनिया में दुनिया की पहली एआई मंत्री की नियुक्ति हुई है, जिसका नाम डिएला है। डिएला जी, और इसकी मेमोरी ट्रिक स्रोत में दी गई है। एआई ने अल्बेनिया यानी एल्बम में डील्स की। क्या संसद में कोई रोबोट कुर्सी पर बैठता है? नहीं नहीं, ये कोई भौतिक रोबोट नहीं है। डियाला असल में एक बहुत ही एडवांस्ड लैंग्वेज मॉडल और डेटा एनालिटिक्स इंजन है। अच्छा। इसका काम है कि जब कोई नीति बन रही हो तो ये देश के आर्थिक डेटा और जनता के फीडबैक का तुरंत विश्लेषण करे। इंसानी मंत्रियों के साथ थकान या पूर्वाग्रह जैसी समस्याएं होती हैं, है ना? बिल्कुल, इंसान तो गलती कर ही सकता है। डियाला इन्हीं कमियों को दूर करती है। वो बिना किसी राजनीतिक झुकाव के सिर्फ डेटा के आधार पर नतीजे बताती है। मशीनें फैसले नहीं लेंगी, लेकिन इंसानों को बेहतरीन फैसले लेने के लिए जो डेटा चाहिए वो ये एआई मंत्री देंगे। तो एआई पश्चिमी देशों में वायरस के जीनोम बना रहा है और नीतियां तय कर रहा है, लेकिन जब हम इसी तकनीक को भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो स्रोत में एक बहुत ही खूबसूरत विरोधाभास नजर आता है। वो कैसे? हमारे यहाँ तकनीक बहुत ही बॉटम अप यानी जमीनी स्तर पर काम कर रही है। जैसे भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी की शुरुआत महाराष्ट्र में हुई है। हाँ, और इसे याद रखने का एंकर है एआई से आंगनबाड़ी हुई महान यानी महाराष्ट्र। महान से महाराष्ट्र, राइट। और इसी कड़ी में एक और तथ्य है, भारत का पहला एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक, जिसका नाम है आदिवाणी। और इसकी ट्रिक है आदिवासियों की वाणी अब एआई बोलेगा, यानी आदिवाणी। हाँ, तो ये जो टॉप डाउन और बॉटम अप का अंतर है, ये बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल। और देखिए, यही भारत के तकनीकी दृष्टिकोण की सबसे बड़ी खूबी है। जब हम उस महान आंगनबाड़ी की बात करते हैं तो वहाँ एआई का मतलब कोई उड़ने वाली कारें नहीं है। वहाँ उसका क्या काम है फिर? वहाँ एआई का मतलब है कुपोषण को खत्म करना। वहाँ कैमरास और सेंसर्स बच्चों की ग्रोथ का डेटा रियल टाइम में प्रोसेस करते हैं, जिससे पता चलता है कि किस बच्चे को तुरंत पोषण की जरूरत है। अरे वाह, ये तो बहुत ही इम्पैक्टफुल है। और आदिवाणी कैसे काम करता है? क्योंकि आदिवासी भाषाओं का तो कोई बड़ा डिजिटल डेटाबेस होता ही नहीं है। यही तो इस इनोवेशन का असली जादू है। हिंदी या अंग्रेजी के लिए तो इंटरनेट पर असीमित डेटा है, लेकिन कई जनजातीय भाषाएं ऐसी हैं जो सिर्फ बोली जाती हैं। उनका कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है। सही बात है। तो आदिवाणी जैसे टूल इन दुर्लभ ध्वनियों और शब्दों के पैटर्न को पहचानते हैं। भाषा अक्सर हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी अदृश्य दीवार बन जाती है। मुख्य धारा की योजनाएं उन तक पहुंच ही नहीं पाती। क्योंकि वो भाषा नहीं समझते। और आदिवाणी उस दीवार को तोड़ रहा है, जहां एक आदिवासी बच्चा अपनी मातृभाषा में दुनिया से जुड़ रहा है। ये सच में तकनीक का सबसे मानवीय रूप है कि सबसे उन्नत तकनीक समाज के सबसे निचले पायदान तक पहुंच रही है। बिल्कुल। खैर, इस जमीनी बदलाव से जुड़ता हुआ हमारा अगला विषय है महिलाओं का सशक्तिकरण। तकनीक तो हमारे हाथ में उपकरण देती है, लेकिन समाज की दिशा असल में नीतियां तय करती हैं। सही कहा। और हमारे स्रोत में रक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र से कुछ ऐसे ही प्रथम तथ्य हैं जो सिर्फ तथ्य नहीं है, बल्कि सिस्टम पर सीधा प्रहार है। जी, पहला तथ्य है, भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है आस्था पुनिया। ट्रिक है, नौसेना को पूरी आस्था है कि बेटियां आसमान में पुण्य का काम करेंगी। पुण्य से पुनिया। बहुत बढ़िया ट्रिक है। और इसी तरह राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू जी। इसकी ट्रिक है, राफेल की रफ्तार से भारत का मान बढ़ाने वाली हमारी मुर्मू जी। जब हम इन घटनाओं को देखते हैं तो समझना होगा कि सेना हमेशा से पितृसत्ता का सबसे मजबूत गढ़ रही है। वहां ये माना जाता था कि युद्ध और रक्षा केवल पुरुषों का क्षेत्र है। बिल्कुल, एक डिफॉल्ट धारणा रही है। आस्था पूनिया का फाइटर जेट उड़ाना या एक महिला राष्ट्रपति का राफेल में बैठना उस मनोवैज्ञानिक बैरियर को तोड़ता है। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नया नॉर्मल सेट करता है। आपकी बात सही है, लेकिन यहाँ मैं एक आम संशय को सामने रखना चाहूंगा। जी बताइए। कई बार जब महिलाओं को ऐसे पदों पर देखा जाता है तो आलोचक कहते हैं कि ये सिर्फ टोकनिज्म है, मतलब ये केवल एक दिखावा है, एक फोटो ऑप है, ताकि दुनिया को लगे कि हम प्रगतिशील हैं। क्या हम इन्हें सिर्फ एक प्रतीक मान लें? ये बहुत ही शानदार सवाल है। ये सच है कि बदलाव हमेशा प्रतीकों से शुरू होते हैं, और अगर वो वहीं रुक जाएं,
तो वो सिर्फ टोकनिज्म बन के रह जाते हैं। एक महिला के विमान उड़ाने से रातों रात समाज की सारी महिलाओं का जीवन नहीं बदल जाता। असली बदलाव तब आता है जब नीतियां बदलें, जब सिस्टम का ढांचा बदले। और क्या हमारे पास ऐसे बदलाव के उदाहरण हैं? बिल्कुल। हमारे स्रोत के अगले 2 तथ्य आपके इस टोकनिज्म वाले डाउट को पूरी तरह खत्म कर देंगे, क्योंकि वो विशुद्ध रूप से प्रणालीगत बदलाव यानी सिस्टमैटिक चेंज की बात करते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र वाले तथ्यों की बात कर रही हैं आप? हाँ। ठीक है। तो स्रोत के अनुसार नई दिल्ली में एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन खुला है। और इसकी ट्रिक है, महिलाओं के कैंसर को हराने के लिए नई दिल्ली ने दिखाई अपोलो जैसी ताकत। और इसके साथ ही जो सबसे प्रभावशाली नीतिगत बदलाव है वो है कर्नाटक का। जी, पेड मेंस्ट्रुअल लीव। राइट। कर्नाटक मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसके कॉग्निटिव ट्रिक है, कर्नाटक ने महिलाओं के दर्द को समझकर शानदार नाटक किया। नाटक यानी काम किया। अब आप बताइए कि ये सिस्टमैटिक बदलाव कैसे हैं? देखिए, इसे ऐसे समझिए कि सदियों से मेडिकल साइंस और कार्यस्थलों का जो डिजाइन था वो एक पुरुष शरीर को केंद्र में रखकर बनाया गया था। मतलब डिफॉल्ट रूप से पुरुषों के हिसाब से। बिल्कुल। क्लिनिकल ट्रायल हो या ऑफिस के काम के घंटे, सब कुछ स्वस्थ पुरुषों के हिसाब से तय होता था। महिलाओं के जैविक अनुभवों को या तो अनदेखा किया जाता था या उन्हें एक असुविधा माना जाता था, जिसे चुपचाप सहना होता था, है ना? बिल्कुल जी। लेकिन अपोलो एथेन का खुलना ये स्वीकार करता है कि महिलाओं के शरीर की संरचना, उन पर कैंसर का प्रभाव पुरुषों से अलग होता है। उन्हें एक जेंडर स्पेसिफिक केयर की जरूरत है। और वो कर्नाटक की पेड मेंस्ट्रुअल लीव नहीं थी, क्योंकि उसको लेकर तो काफी बहस होती है कि ये महिलाओं को कमजोर दिखा सकता है। बहस इसलिए होती है क्योंकि हम आज भी मासिक धर्म को लेकर सहज नहीं हैं। कर्नाटक की ये नीति घोषणा करती है कि मासिक धर्म कोई बीमारी या कमजोरी नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक वास्तविकता है। और इसके लिए किसी का आर्थिक नुकसान नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। जब किसी को दर्द के कारण छुट्टी लेनी पड़े और उसके पैसे कटें, तो ये सिस्टम का फेलियर है। ये नीति महज दिखावा नहीं है, ये उस बुनियादी ढांचे को बदलना है जो पहले से चला आ रहा था। सच में ये गहराई इस विषय को देखने का नजरिया ही बदल देती है। और जब हम नीतियों की बात करते हैं तो नीतियां कैसे पूरे समाज को बदल सकती हैं, इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण स्रोत के अगले भाग में है। केरल मास्टर मैट्रिक्स, है ना? हाँ, ये हिस्सा दिखाता है कि सामाजिक विकास कोई एक अकेली घटना नहीं है। 2024 में केरल ने एक साथ 4 प्रमुख क्षेत्रों में प्रथम स्थान हासिल किया है। और वो 4 क्षेत्र कौन से हैं? पहला, अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला पहला राज्य। दूसरा, भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य। तीसरा, वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य। और चौथा, भारत का पहला तितली अभयारण्य स्थापित करने वाला राज्य। अरे वाह! और इन चारों को एक साथ याद रखने के लिए जो कॉग्निटिव ट्रिक है वो एक पूरी कहानी है। केरल के गरीब लोगों ने डिजिटल होकर वन्यजीव और तितलियों को बचाया। ये ट्रिक जितनी मजेदार है, इसके पीछे का समाजशास्त्र उतना ही गहरा है। अगर आप ध्यान दें तो इसमें एक डोमिनो इफेक्ट दिखाई देता है। मतलब एक चीज का असर दूसरी चीज पर। जी, इसे हम मैस्लो के पदानुक्रम या मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स से भी जोड़ सकते हैं। थोड़ा आसान भाषा में समझाइए, ये डिजिटल साक्षरता और तितलियों के बीच क्या कनेक्शन हो सकता है? कनेक्शन बिल्कुल सीधा है। देखिए, गरीबी सिर्फ पैसों की कमी से नहीं आती। गरीबी का सबसे बड़ा कारण है अवसरों और सूचना तक पहुंच ना होना। जब केरल पूर्ण डिजिटल साक्षर बनता है तो वहां का हर नागरिक इंटरनेट का इस्तेमाल करना जानता है। वो सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकता है, नए कौशल सीख सकता है। राइट, जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। बिल्कुल, और गरीबी खत्म होती है। अब मैस्लो का सिद्धांत यहाँ आता है। जब एक समाज की बुनियादी जरूरतें पूरी हो जाती हैं, केवल तभी वो समाज पर्यावरण संरक्षण जैसी उन्नत सोच विकसित कर पाता है। मतलब जो इंसान भूखा है वो तो जंगल ही काटेगा ना? बिल्कुल सही। लेकिन जो समाज आर्थिक रूप से समृद्ध हो चुका है, वो वन्यजीव अधिनियम में संशोधन करेगा और तितलियों के लिए अभयारण्य बनाएगा। ये कनेक्शन तो सच में माइंड ब्लोइंग है। विकास की सीढ़ियां आपस में जुड़ी हुई हैं। और इसी सामाजिक परिपक्वता का एक और उदाहरण छत्तीसगढ़ से आता है। जी, बालोद जिले का उदाहरण। हाँ, छत्तीसगढ़ का बालोद भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। इसकी मेमोरी ट्रिक है, बाल विवाह को बालोद ने हमेशा के लिए लोड यानी खत्म कर दिया। बालोद से बाल और लोड। बाल विवाह एक ऐसी कुरीति है जो सीधे शिक्षा और अर्थव्यवस्था पर चोट करती है।
जब किसी लड़की का बाल विवाह होता है तो उसका स्कूल छूटना तय है। और वो गरीबी के चक्र पर फंस जाती है। हाँ, बालोद जिले का इससे मुक्त होना साबित करता है कि सिर्फ कानून बनाने से कुछ नहीं होता। जब समुदाय जागरूक होता है तभी ऐसे कलंक मिटते हैं। और अगर हम पर्यावरण वाले बिंदु पर वापस लौटें तो मध्य प्रदेश का कूनो राष्ट्रीय उद्यान भारत की पहली चीता सफारी शुरू करने वाला स्थान बन गया है। इसकी ट्रिक बहुत ही एटीट्यूड वाली है। कूनो यानी कौन कहता है कि मध्य प्रदेश में चीते नहीं दौड़ेंगे। बहुत बढ़िया। और देखिए, कूनो प्रोजेक्ट सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। 1950 के दशक में भारत से चीते विलुप्त हो गए थे जी। किसी बड़ी प्रजाति का विलुप्त होना पूरी खाद्य श्रृंखला को तबाह कर देता है। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीतों को वापस लाना हमारी जैव विविधता को बचाने की प्रतिबद्धता है। और इससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बिल्कुल, पर्यावरण संरक्षण तब ज्यादा सफल होता है जब स्थानीय लोगों को आर्थिक फायदा हो। सही कहा। अब पर्यावरण से निकलकर शिक्षा के इकोसिस्टम की तरफ चलते हैं। नई दिल्ली में दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय लॉन्च किया गया है। ट्रिक है, आदिवासी शिक्षा का दिल यानी दिल्ली अब डिजिटल हो गया है। ये पॉइंट मुझे सीधे उस आदिवाणी अनुवादक वाले पॉइंट से जुड़ता हुआ दिख रहा है। हाँ, क्योंकि ये सब एक ही वृहद योजना का हिस्सा है। जब एक आदिवासी विश्वविद्यालय डिजिटल हो जाता है तो सुदूर जंगल में बैठा युवा अपनी जड़ों से जुड़े रहते हुए आधुनिक शिक्षा पा सकता है। मतलब शिक्षा का लोकतंत्रीकरण हो रहा है। बिल्कुल। चलिए अब हम इस वैचारिक यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आते हैं। स्रोत के अंत में ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर के भविष्य पर एक सेक्शन है। यहाँ ढेरों तथ्य हैं, पर हम उन 3 सबसे बड़े बदलावों पर बात करेंगे जो भविष्य के स्मार्ट शहरों की नींव रख रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले स्वीडन, जो आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है। इसकी ट्रिक है, कैशलेस होना एक स्वीट यानी स्वीडन सपना सच होने जैसा है। पर यह बताइए, एक पूरा देश बिना कैश के कैसे चल सकता है? स्वीडन का ये कदम अर्थव्यवस्था के विकास का चरम बिंदु है। जब देश पूरी तरह कैशलेस होता है तो ब्लैक इकोनॉमी लगभग खत्म हो जाती है, क्योंकि हर लेनदेन का डिजिटल रिकॉर्ड होता है। हाँ, तो टैक्स चोरी या अवैध व्यापार बहुत मुश्किल हो जाता है। बैंकों में नकदी नहीं होती, इसलिए बैंक डकैती जैसी चीजें तो इतिहास बन गई हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा खतरा भी तो है। अगर पावर ग्रिड फेल हो जाए या कोई साइबर हमला हो जाए तो क्या पूरा देश ठप नहीं हो जाएगा? बिल्कुल, ये सोच एकदम सही है। यही वो भविष्य की भेद्यता है जिससे दुनिया डरती है। एक कैशलेस देश पूरी तरह अपनी साइबर सुरक्षा पर टिका होता है। तो ये बाकी देशों के लिए एक चेतावनी भी है कि अपना बैकअप सिस्टम मजबूत रखें। जी बिल्कुल। अब बात करते हैं भविष्य के उस ईंधन की जिस पर ये डिजिटल दुनिया टिकी है। हैदराबाद में भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय खुला है। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये सेमीकंडक्टर का म्यूजियम बनाने की क्या जरूरत आ पड़ी? देखिए, सेमीकंडक्टर को आप 21वीं सदी का नया तेल कह सकते हैं। ये वो छोटी सी चिप है जो आपके फोन से लेकर फाइटर जेट्स तक सबको चलाती है। चिप के बिना तो कुछ मुमकिन ही नहीं है आज। बिल्कुल। और आज दुनिया में जो भी भू राजनीतिक तनाव है उसके केंद्र में यही चिप्स हैं। जो देश इन्हें बनाएगा वो भविष्य को कंट्रोल करेगा। हैदराबाद में इसका म्यूजियम खुलना ये दर्शाता है कि सेमीकंडक्टर अब केवल एक पुर्जा नहीं बल्कि इतिहास मोड़ने वाला एक मील का पत्थर है। यानी चिप ही नया ब्रह्मांड है। और इन हाईटेक बातों के बीच हमारा तीसरा तथ्य हमें वापस बुनियादी जरूरतों पर ले आता है। चंडीगढ़ बना है भारत का पहला झुग्गी मुक्त यानी स्लम फ्री शहर। ये सबसे जरूरी है। स्वीडन का कैशलेस होना या सेमीकंडक्टर म्यूजियम बनना तब तक बेमानी है जब तक लोगों के सिर पर सुरक्षित छत ना हो। राइट। जब एक शहर झोपड़पट्टियों से मुक्त होता है तो वहाँ अपराध दर गिरती है, बीमारियां कम होती हैं और हर नागरिक को साफ पानी और सुविधाएं मिलती हैं। ये एक परफेक्ट बैलेंस है। एक तरफ हम एआई से जीनोम बना रहे हैं और दूसरी तरफ सुनिश्चित कर रहे हैं कि शहरों में कोई भी सुरक्षित छत के बिना ना रहे। बिल्कुल। आज की इस गहन चर्चा में हमने सिर्फ फैक्ट्स को रटा नहीं बल्कि उनकी गहराई को समझा है। स्मार्ट ट्रिक्स और उनके पीछे के विज्ञान का ये कॉम्बिनेशन ही असली तैयारी है। जी, क्योंकि रटा हुआ भूल सकते हैं पर समझा हुआ हमेशा याद रहता है। तो अगर आपको ऐसे ही स्मार्ट ट्रिक्स और एग्जाम फोकस्ड कंटेंट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और याद रखिए, स्मार्ट स्टडी ही सिलेक्शन दिलाती है। बिल्कुल। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और पावरफुल टॉपिक के विस्तृत विश्लेषण के साथ। धन्यवाद।